हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? हाउ इज एवरीवन? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। सेशन स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी प्रेयर के साथ। सभी लोग साथ में बोलेंगे। आवाज सभी को आ रही है ना? सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ? Dear God, dear universe, please help me stay focused. Please help me learn and understand better. Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. आज का सेशन बहुत बहुत प्यारा होने वाला है। बहुत मज़ा आने वाला है आज के सेशन में, क्योंकि हम आज क्रिटिकल रीजनिंग प्लस इंग्लिश को सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। बहुत सारे रीडिंग स्किल्स की ज़रूरत होगी, तो बहुत सारा रीडिंग स्किल्स के ऊपर फोकस होगा। बहुत कुछ समझना है तो रीडिंग स्किल्स डेफिनेटली बहुत इम्प्रूव होंगी। बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी, चीज़ों को समझना, लॉजिक लगेंगे बहुत जगह, तो आपकी लॉजिकल रीजनिंग इंप्रूव होगी। क्योंकि इंग्लिश की क्लास है तो हमने कहीं कहीं वोकैब के वर्ड्स भी थोड़े से डिफिकल्ट यूज किए हैं, तो वोकैबलरी तो इम्प्रूव होगी होगी। ओवरऑल हमारी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स आज बहुत इंप्रूव होने वाली है। एक्साइटेड है सभी लोग? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। सो आर यू एक्साइटेड? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, हमेशा क्रिटिकल रीजनिंग में आपको क्या दिया होता है? एक क्वेश्चन, एक पैराग्राफ दिया होता है छोटा सा, और उस पैराग्राफ के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया होता है। जो बच्चों का डाउट है मैम अंकुश सर नहीं पढ़ाएंगे क्या? बेटा अंकुश सर भी क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ाएंगे, वो रीजनिंग के एस्पेक्ट से उसको पढ़ाएंगे। मैं क्रिटिकल रीजनिंग को आपको इंग्लिश के एस्पेक्ट से पढ़ाऊंगी कि हमारी रीडिंग स्किल्स भी सब भी और वोकैबुलरी भी सबसे ज्यादा इंप्रूव। तो मिलेंगी आपको दोनों जगह, डोंट वरी। मैं इसको क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चंस को करके ना सबसे ज्यादा आपकी रीजनिंग स्किल्स और इंग्लिश स्किल्स इंप्रूव होती है। चलें, फर्स्ट क्वेश्चन है, साथ में करेंगे। समझते हैं पहले कि क्रिटिकल रीजनिंग होती क्या है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ा, बहुत आराम आराम से प्यार से पढ़ेंगे। डिस्पाइट पार्लियामेंट एंड जजेस, पार्लियामेंट और जजेस जो हैं वो माइंडफुल है। माइंडफुल का मतलब क्या? उनको नॉलेज है, उनको पता है। तो पार्लियामेंट और जजेस को पता है, किस बारे में पता है? कि जो हक है, किसका हक है? डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन कौन होते हैं? जिनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, फिजिकल प्रॉब्लम होती है, उनको क्या बोलते हैं? डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। मतलब कहीं कोई अंग नहीं है या कोई बॉडी पार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। तो उनके हकों के बारे में पार्लियामेंट और जजेस को पता है कि उनका एक हक है, और हक क्या है? उनका हक है कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। उसके बावजूद भी जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी कौन होते हैं? जो ऑफिसर्स होते हैं। जो दिल्ली हाई कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, तो हाई कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, उसने क्या किया इस केस में? ऑफन किल्स एस्पिरेशन। तो लोगों की जितनी भी एस्पिरेशंस थी, एस्पिरेशंस मीन्स इच्छाएं थी, उन सभी लोगों की इच्छाओं को क्या कर देता है? वो ज्यादातर मार देता है। हाईकोर्ट ऑफिशियल्स ने क्या बोला? हाईकोर्ट ऑफिशियल्स ने इस बात को आर्ग्यू किया, इस बात को बोला कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर्ड कैंडिडेट है, अब ये एक बीमारी का नाम है, तो वो कैंडिडेट जिसको ये वाली बीमारी है, वो बीमारी की वजह से वो क्या हो गया है? अनफिट हो गया है जॉब के लिए। मतलब वो क्या नहीं कर सकता? वो इस जॉब को कर नहीं सकता, वो इस जॉब को अच्छे से नहीं कर सकता। बाइपोलर डिसऑर्डर के ऊपर ना
बहुत सारी मूवीज भी आई हुई हैं अगर आप लोगों ने देखी होगी तो होता क्या है, बहुत जल्दी जल्दी इंसान की का इमोशन चेंज होता है, बहुत जल्दी जल्दी फीलिंग्स चेंज होते हैं, एक ही पल में हंसने लगेगा, अगले ही पल में रोने लगेगा, तो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। और हाईकोर्ट ने ये भी बोला कि अगर उसकी डिसेबिलिटी कम भी हो जाए, रिड्यूस भी हो जाए, फिर भी वो डिस्क्वालिफाई हो जाएगा जॉब रिजर्वेशन के लिए। पहले बताओ पैसेज समझ में आया? तो पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है? पूरा पैराग्राफ कह रहा है कि दिल्ली का जो हाई कोर्ट है वो क्या कर रहा है, वो बाइपोलर डिसऑर्डर कैंडिडेट्स को बोल रहा है कि आप ये जॉब नहीं कर सकते, और अगर आप ठीक भी हो जाओगे, आपकी थोड़े बहुत ठीक भी हो जाओगे, तब भी आप जॉब नहीं कर सकते, तब भी आप डिस्क्वालीफाइड। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कमजोर बना रहा है। तो क्रिटिकल रीजनिंग में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। स्ट्रॉन्ग बना रहा है मतलब वो उसकी बात से मैच कर रहा है, स्ट्रेंथन लिखते हैं, और वीकन का मतलब है कमजोर बना रहा है, मतलब बात से उल्टी बात कर रहा है, ऑपोजिट बात कर रहा है। किस कंटेंशन को, कंटेंशन मीन्स आर्ग्यूमेंट, तो किस आर्ग्यूमेंट को कमजोर बना रहा है? आर्ग्यूमेंट ये है कि बाइपोलर डिसऑर्डर्स की वजह से लोग जॉब नहीं कर पाते, अनफिट हो जाते हैं। तो चलो मुझे बताओ, बाइपोलर की वजह से लोग जॉब नहीं कर पा रहे, कौन सी बात है जो इसको कमजोर बना रही है? खुद से आंसर देने की कोशिश करो पहले, मुझे पता है आप लोग दे दोगे, आपको पैसेज समझ में आ गया तो ट्राई करो। कि लोग जॉब नहीं कर सकते हैं, जो जिन लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर है, इस बात को कमजोर कौन सा स्टेटमेंट बता रहा है, मतलब इस बात के खिलाफ कौन सा स्टेटमेंट है? मेंटल डिसेबिलिटी फिजिकल डिसेबिलिटी से अलग है, ये तो ना ही स्ट्रांग बना रहा ना ही कमजोर बना रहा, ये तो कह रहा है अलग है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, वो अनवेलकमिंग है, वो वेलकम नहीं करते, स्वागत नहीं करते उन लोगों का जिन लोगों के अंदर डिसेबिलिटी होती है, स्पेशल मेंटल डिसेबिलिटी होती है। तो ये तो स्ट्रांग बना रहा है कि भाई वो लोग वेलकम नहीं करते, मतलब वो जॉब के लिए सही होते ही नहीं, इसलिए वेलकम नहीं करते, तो ये तो स्ट्रांग बना रहा है, वीकन नहीं कर रहा। बाइपोलर डिसऑर्डर अलाउज अ नॉर्मल लाइफ, अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर, तो नॉर्मल जिंदगी जी सकता है भाई। थेराप्यूटिक मीन्स सही करने के, और मेडिकल दवाइयों के अगर इंटरवेंशन मीन्स, इंटरवेंशन का वैसे मीनिंग होता है बीच में आगे पॉलिसी बनाना, यहाँ पे मीनिंग क्या है कि अगर दवाई दी जाए और थेरेपी दी जाए तो इंसान नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, तो इसका मतलब वो जॉब कर सकता है, तो ये तो वीकन कर रहा है। जो ट्रीटमेंट है मेंटल डिसेबिलिटी के लिए, उसको बहुत लंबे टाइम तक फिजियाट्रिस्ट की जरूरत होती है और मेडिकेशन की जरूरत होती है, बहुत लंबे टाइम तक होती है, तो ये तो स्ट्रेंथन कर रहा है कि भाई उनको जॉब मत करवाओ, उनको तो ट्रीटमेंट ही चलता रहेगा उनका बहुत लंबे टाइम तक, तो ये तो स्ट्रेंथन कर रहा है। तो वीकन करने वाला कौन सा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। समझ आया सभी को? एवरीवन? बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं इस वाले, पूरे के पूरे ना क्रिटिकल रीजनिंग की क्लासेस में। अभी ये वाला वीक में पूरा क्रिटिकल रीजनिंग करवाऊंगी, अगर मुझे लगा कि अभी और करवाने की जरूरत है तो मैं अगला वीक वो भी पूरा का पूरा क्रिटिकल रीजनिंग को दे दूंगी। बट आप देखना, इससे ना आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट भी बहुत स्ट्रांग होगा। चलो, नहीं समझ आया? इसको ऐसे समझते हैं, ध्यान से देखना। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आया, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा ना रीजनिंग लगती है। स्टेटमेंट ये था, ध्यान से समझना, पैसेज में ये लिखा था कि कोई इंसान है, इसको एक बीमारी है ए, किसी इंसान को बीमारी ए है तो वो जॉब नहीं कर सकता। ये था पैराग्राफ कि अगर किसी इंसान को बीमारी ए है तो वो जॉब नहीं कर सकता। क्वेश्चन था कौन सा है जो इस बात को स्ट्रांग बना रहा है कि अगर उसको बीमारी ए है तो वो जॉब नहीं कर सकता। तो कौन कौन सा स्ट्रांग बना रहा था? एक तो ये था कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वो मना कर देते हैं जॉब नहीं करवाने, उनको अलाउ ही नहीं करते, इंस्टीट्यूशंस मना कर देते हैं इस वाले इंसान को कि तुम मत आओ, तो इसका मतलब क्या, वो जॉब नहीं करवाते, तो ये तो इसको सपोर्ट कर रहा है। सी में क्या लिखा हुआ था? सी में लिखा हुआ था कि ये जो इंसान है इसकी जिंदगी नॉर्मल है, ये नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, नॉर्मल जिंदगी जी सकता है मतलब जॉब भी कर सकता है ना। अगर कोई इंसान नॉर्मल जिंदगी जी रहा है दवाइयों से, उससे जिंदगी नॉर्मल, तो जॉब भी कर सकता है। तो मतलब ये जो है स्टेटमेंट को वीकन कर रहा है कि वो जॉब नहीं कर सकता। ये क्या कह रहा है? जॉब कर सकता है।
ये किस में लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था सी में। बी में ये लिखा हुआ था कि इंस्टीट्यूशंस मना कर रहे हैं तुम मत आओ, मतलब जॉब मत करो। तो इसमें भी था जॉब नहीं कर सकता, इसमें था जॉब कर सकता है। डी में क्या लिखा हुआ था? इस इंसान को नॉर्मल होने के लिए बहुत लंबे टाइम तक दवाई लेनी पड़ेगी, बहुत लंबे टाइम तक डॉक्टर पे जाना पड़ेगा, बहुत लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब भी क्या लग रहा है कि वो जॉब नहीं कर पाएगा। तो अब समझ में आया कि बी वाला तो पैसेज की सेम बात कर रहा था, सी वाला जो है पैसेज से ऑपोजिट बात कर रहा था। इसलिए आंसर क्या था? हमसे पूछा गया था ऑपोजिट बात वाला बताना है, इसलिए आंसर क्या था? आंसर वॉज सी। नाउ इज इट क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। बेटा मैं तब तक समझाऊंगी जब तक आपको समझ नहीं आएगा, मेरी जिम्मेदारी है आपको समझाने की। तो ना हेजिटेट मत करना बार बार पूछने में, नहीं समझ में आ रहा क्लियरली बताना मैम नहीं समझ में आ रहा, मैं दोबारा समझाऊंगी। मैं हर क्वेश्चन को दो दो बार समझाऊंगी इसके, जिससे कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना रहे। चल अगला वाला क्या बोला गया है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, अब आपको कंक्लूजन बताना है पैसेज का। आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसकी एक पैसेज दिया हुआ है, उसके नीचे 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा वाला कंक्लूजन है। चलो पहले इसको पढ़ो, पहले आप पढ़ो फिर मैं समझाऊंगी, डोंट वरी। सभी के पास 1 मिनट है, पढ़िए। समझ में आया पैसेज क्या कह रहा था? चलो समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेक्सिकन, लेक्सिकन का मतलब यहाँ पे क्या है? वोकैबुलरी, शब्दावली। तो शब्दावली के हिसाब से, वोकैबुलरी के हिसाब से ह्यूरिस्टिक एक शब्द होता है। और ह्यूरिस्टिक शब्द का मतलब क्या होता है? ह्यूरिस्टिक शब्द का मतलब होता है कि हम किसी को इनेबल कर रहे हैं, हम किसी को सक्षम बना रहे हैं कि वो खुद ही ढूंढे उस चीज को और खुद ही सीखे। पहले तो ढूंढे उस चीज को और फिर खुद के लिए सीखे, उसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक। ये जो है परफेक्ट तरीका होता है सीखने का, साथ के साथ सिखाने का। ये किसके जैसा नहीं होता? ये स्पून फीडिंग मेथड जैसा नहीं होता। तो स्पून फीडिंग मेथड में क्या करते हैं? स्पून फीडिंग मेथड में करते हैं कि सब कुछ खुद से करवाते हैं, तो नहीं, ये स्पून फीडिंग मेथड नहीं होता। स्पून फीडिंग मेथड में तो क्या होती है? मॉली कॉडलिंग होती है। मॉली कॉडलिंग का मतलब क्या होता है? किसी को आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके चलते हो, बहुत ज्यादा प्यार से रखते हो, पैम्पर करते हो बहुत ज्यादा। तो स्पून फीडिंग मेथड में ऐसा होता है। लेकिन स्पून फीडिंग मेथड से नुकसान क्या होता है कि लर्नर खुद से नहीं सीख पाता किसी भी चीज को। आपने नोटिस किया होगा कि जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं वो अपने बच्चों को खुद सिखाते हैं कि आप हंट करो और अपने आप के लिए फेंड करो, मतलब अपना खाना खुद ढूंढो, अपने आप को खुद बचाओ। तो जो ह्यूरिस्टिक अप्रोच होती है जहां पे क्या बोला जाता है कि आप खुद ढूंढो और खुद सीखो, ये किसी भी तरह की डिपेंडेंसी को खत्म कर देता है कि इंसान डिपेंडेंट नहीं रहता। और इसकी वजह से क्या होता है? होलिस्टिक, होलिस्टिक मीन्स कंप्लीट। और एक कॉम्प्रीहेंसिव का मीनिंग भी क्या होता है? ओवरऑल। तो एक ओवरऑल कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलती है सब्जेक्ट की भी और इशू की भी। अब मुझे क्या बताना है? इसका कंक्लूजन क्या था? चलो पहले मुझे बताओ इसका कंक्लूजन क्या समझ में आ रहा है? कहने से कंक्लूजन ये समझ में आ रहा है कि कोई इंसान को कुछ सीखना है तो सामने वाला नहीं सिखाएगा। किसी इंसान को कुछ सीखना है तो सामने वाला नहीं सिखाएगा, उस इंसान को खुद से ढूंढना है मुझे क्या सीखना है और खुद से सीखना चाहिए। और इसी को ह्यूरिस्टिक अप्रोच कहते हैं कि खुद से ढूंढो और खुद से सीखो। चलो अब आंसर बताओ। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मेक समबडी लर्न, किसी को सिखाना है तो सबसे पहले उसको गाइड करो, सही रास्ता दिखाओ। इसमें तो सामने वाला इन्वॉल्व हो गया, ऑन हिज ओन तो हुआ ही नहीं, सामने वाला इन्वॉल्व हो गया। तो कहने से अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को वीकन और स्ट्रॉन्ग भी कर देती तो क्या समझ में आ रहा है? फर्स्ट वाला वीकन है,
फर्स्ट वाला वीक बना रहा है। चलो, लर्निंग खुद से करनी पड़ेगी, खुद को जांचो, खुद को मनाओ, खुद से ढूंढो, खुद से सीखो, अंदर से आनी पड़ेगी लर्निंग, खुद से करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कंक्लूजन भी है और स्ट्रेंथन भी कर रहा है। चलो, लर्निंग जो है स्लो प्रोसेस है और ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए प्रोसेस की, धीरे धीरे आप सीखोगे। इसमें तो न्यूट्रल है, ना ही स्ट्रांग बना रहा ना ही वीक बना रहा, ना ही ये कह रहा कि अंदर से सीखो और ना ही ये कह रहा कि बाहर वाले से सीखो। तो सी ना ही स्ट्रांग बना रहा है ना ही वीक बना रहा है, न्यूट्रल है। लर्निंग को इवेल्युएट कर सकते हैं, रिजल्ट आएगा उसको जज करके। तो लर्निंग को कैसे जांचोगे, रिजल्ट आएगा, जज कौन करेगा, हम करेंगे, सामने वाला करेगा, कुछ नहीं। ये भी न्यूट्रल है, ना ही स्ट्रांग बना रहा ना ही वीक कर रहा। आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर। समझ आया सभी को? चलो अगला। अब ये थोड़ा सा एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आता है। परसुएशन मीन्स मनाना। एक पैसेज दिया हुआ है, उसके नीचे 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको वो स्टेटमेंट बताना है जो आर्ग्यूमेंट में मिस्टेक को नहीं दिखा रहे। अब ये क्या है भाई, ये कौन सा प्रॉब्लम है? हुआ क्या, ऑथर ने एक पैसेज लिखा और उस पैसेज को लिखते समय ऑथर ने कुछ गलत अजम्पशंस ले लिए। ऑथर ने क्या ले लिए? कुछ गलत बातें थी वो मान ली। अजम्पशंस का मीनिंग होता है मान लेना, इसी को बोलते हैं फ्लॉ। अब क्वेश्चन ये है कि आपको वो स्टेटमेंट बताना है जो इस गलत अजम्पशन को नहीं बता रहा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको वो स्टेटमेंट्स ढूंढ के निकालने होंगे जो गलत एग्जाम्पशन को बता रहे हैं ऑथर के, और जो बच जाएगा वो आंसर। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, साथ में करते हैं। पहले एक बार पैसेज को पढ़ते हैं। लेट्स रीड दिस पैसेज। द इंडियन फार्मर इज पुअर। इंडियन फार्मर गरीब है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग एक फार्म पे काम कर रहे हैं। हमारा इकलौता उम्मीद क्या है कि बहुत लंबे बड़े स्केल पे एक्सपेंशन हो, लो टेक मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा बढ़े, जहां पे टेक्नोलॉजी यूज ना हो, इंसानों का इस्तेमाल हो, जिससे कि ये जो इतनी सारी लेबर है इसको हम काम दे सके। फार्म लॉज जो है थोड़ा सुकून दे सकते थे इकोनॉमी को, इन जॉब्स को क्रिएट करने के लिए। अगर ये बात फार्मर्स को एक्सप्लेन कर दी जाती तो होता कि इन रिफॉर्म्स को, इन चेंजेस को क्रेडिबिलिटी मिलती, मतलब फार्मर्स इस पर विश्वास करते। ऑथर ने भर भर के मिस्टेक्स करी इस पैसेज को लिखते समय। पहले आइडेंटिफाई करते हैं ऑथर ने क्या क्या गलती करी। क्या ये बात समझ में आ रही है? पहली गलत बात जो ऑथर ने करी वो ये करी कि इंडियन फार्मर इसलिए गरीब है क्योंकि एक ही फार्म पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। क्या एक इकलौता रीजन है इंडियन फार्मर के गरीब होने का कि एक ही फार्म पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इसलिए इंडियन फार्मर गरीब है? एक तो गलत अजम्पशन ऑथर का ये है भाई, और भी बहुत कारण है इंडियन फार्मर के गरीब होने के। हो सकता है उसका आउटपुट खराब हो जाता है, बारिश हो जाती है कभी, या उसको उतना दाम नहीं मिलता जितना दाम मिलना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो, बहुत सारे रीजन है, इकलौता रीजन तो ये नहीं है। तो पहला फ्लॉ समझ में आया इस पैसेज को लिखते समय सभी को? चलो इन चारों को पढ़ो, किस स्टेटमेंट में वो फ्लॉ दिया हुआ है। पहली गलती ऑथर ने जो करी, कहना इसे पहला गलती जो ऑथर ने करी वो ये थी कि ऑथर ने एक प्रिजम्पशन मान लिया, ऑथर ने एक अजम्पशन मान लिया कि जनरल में इंडियन फार्मर इसलिए गरीब है क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। बहुत सारे फार्मर्स एक ही फार्म पे काम कर रहे हैं तो इसीलिए इंडियन फार्मर गरीब है। चलो अब फ्लॉ नंबर 2 पे आते हैं। फ्लॉ नंबर 2 ऑथर ने जो किया वो ये लिखा कि हमारी इकलौती उम्मीद ये है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो फार्मर्स को जॉब मिल जाएगी, लो टेक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो फार्मर्स को जॉब मिल जाएगी। तो क्या सिर्फ लो टेक मैन्युफैक्चरिंग करने से ही फार्मर का भला होगा? फार्मिंग में मेथड्स अच्छे यूज किए जाएं, फार्मिंग अच्छी की जाए, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से फार्मर को भला होगा? मतलब ऑथर कह रहे हैं कि फार्मर्स फार्मिंग करना छोड़ देंगे, मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएंगे
और मैन्युफैक्चरिंग में भी टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए, तभी उनका भला होगा। तो दूसरी गलती क्या है, दूसरी गलती ऑथर की ये है कि ऑथर ने ओवर सिंप्लीफिकेशन कर दिया, मतलब बहुत साधारण से शब्दों में बोल दिया कि उम्मीद सिर्फ क्या है कि लार्ज स्केल एक्सपेंशन करो, बड़े लेवल पे एक्सपैंड करो, और कोई तरीका नहीं है फार्मर की कंडीशन को सुधारने का। कहना ऐसे ये फ्लॉ नंबर 2 है। कि ऑथर के गलत अजम्पशन समझ में आ रहे हैं सभी को? ये थोड़ा सा हाई लेवल है, यहाँ पे ऑथर ने कुछ गलत अजम्पशंस लेके पैसेज लिखा है। चलो, नहीं ओनली लिखने की जरूरत ही नहीं है बेटा। ऑथर ने बोला इंडियन फार्मर पुअर है क्योंकि ये कारण है, तो ऑथर का कारण ही गलत है। मैंने बोला आज की क्लास मैंने 11 बजे इसलिए ली क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इसमें ओनली लिखने की जरूरत ही नहीं है, मतलब मैं कारण बता रही हूँ उस चीज का। ऐसे ऑथर कारण बता रहा है, इस चीज का कारण बताने में ही गलती है। चलो आगे बढ़ते हैं। फार्म लॉज अगर आते तो इकोनॉमी को थोड़ा सा सुकून मिलता। अगर ये बात फार्मर्स को बता दी जाती तो इन रिफॉर्म्स को क्रेडिबिलिटी मिलती। तो ऑथर ने बोला फार्म लॉ आ जाता, बस लॉ आ जाता तो इकोनॉमी को सुकून मिलता। क्या लॉ आने से काम चल जाता? ऑथर की तीसरी गलती क्या है? तीसरी गलती क्या है ऑथर की? तीसरी गलती है कि भाई फार्म लॉ आ गया तो सुकून मिल गया। क्या लॉ आने से काम चल जाता? लॉ का इम्प्लीमेंटेशन भी तो जरूरी है। सिर्फ लॉ आने से काम नहीं चलता। तो ऑथर की तीसरी गलती ये थी कि लॉ आ जाता तो काम हो जाता। तो इसका मतलब क्या है, ऑथर ने क्या बोला, चेंजेस आ जाते सिर्फ लेजिस्लेटिव एक्शन से। लेजिस्लेटिव में सिर्फ लॉ आने से काम सुधर जाता, एग्जीक्यूटिव नहीं होता, काम नहीं होता, एग्जीक्यूशन नहीं होता, सिर्फ लॉ आ जाता और काम हो जाता। तो कहने से ऑथर का फ्लॉ नंबर 3 ये है। तो ऑथर ने इस पूरे पैराग्राफ को लिखते समय 3 गलतियां की। पहली गलती कि फार्मर गरीब इसलिए है क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो फार्म में काम कर रहे हैं। दूसरी गलती, इकलौता तरीका है फार्मर्स को जॉब देने का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ जाए। दूसरी गलती ये करी। तीसरी गलती, लॉ आएगा काम चल जाएगा, नहीं, इंप्लीमेंटेशन भी जरूरी है। चलो, अब आंसर ये पूछा गया कौन सा फ्लॉ नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सा फ्लॉ नहीं है। रिफॉर्म्स में फार्मर्स की कंसेंट चाहिए, ये तो सही बात है भाई, इसमें तो कोई गलती नहीं है। रिफॉर्म्स अगर लाएंगे फार्म लॉस के उसमें तो फार्मर्स की कंसेंट तो चाहिए ही चाहिए होगी, क्रेडिबिलिटी तभी मिलेगी, इसमें कोई गलती नहीं थी। ये तो एक फैक्ट था जो कि एक फ्लॉ नहीं था। तो आंसर वाज व्हाट, आंसर वाज ऑप्शन नंबर डी। अभी तो वो फर्स्ट क्लास है क्रिटिकल रीजनिंग की, अभी लगेगा कि बहुत हाई लेवल, बट जैसे जैसे इस तरह के क्वेश्चन मैं बार बार करवाती रहूंगी आपको ये लेवल इजी लगने लग जाएगा। सो डोंट वरी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एक बार फिर से समझो, मैं हर क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग का 2 बार समझाऊं। तो ऑथर ने बेसिकली 3 मिस्टेक्स करी थी। मिस्टेक नंबर 1 थी कि ऑथर ने रीजन दिया कि फार्मर पुअर इसलिए है क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स हैं, इस रीजन में गलती थी। दूसरी गलती ऑथर ने क्या बोला, फार्मर्स का भला तब होगा, फार्मर्स के लिए अच्छा तब होगा जब लो मैन्युफैक्चरिंग, खूब सारा इंडस्ट्री बढ़, लो टेक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगा। इसके अलावा और कोई उम्मीद नहीं है, नहीं और भी उम्मीदें हैं। तो ये गलती। तीसरी गलती ऑथर ने क्या बोली, लॉ आएगा सब सुधर जाएगा, नहीं, जबकि ऑथर ने लॉ को इंप्लीमेंट करने की, लॉ को एग्जीक्यूट करने की बात ही नहीं करी। तो ये तीनों गलतियां ऑथर ने करी, इसलिए आंसर क्या हो गया, आंसर वॉज ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बताना है हमें। सभी के पास 1 मिनट का टाइम है, पूरा क्वेश्चन आपको खुद से करना है। कर लोगे? 3 क्वेश्चंस कर लिए ना, ये वाला आराम से कर लो। चलो,
लो टेक क्यों लिखा है? टेक्नोलॉजी कम होगी तभी तो फार्मर ज्यादा काम में आएंगे, टेक्नोलॉजी ज्यादा होगी तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो ऑथर कह रहे हैं टेक्नोलॉजी मत लगाओ, टेक्नोलॉजी नहीं लगाओगे, सारा काम हाथों से करना पड़ेगा, तभी एम्प्लॉयमेंट दे पाओगे फार्मर्स को। बस मजा तो आ रहा होगा। हाँ, आर यू एंजॉइंग द सेशन एवरीवन? चलिए देखते हैं, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था। वेरियोलेशन एक हिस्टोरिक, हिस्टोरिक मीन्स पुराना, हिस्ट्री से रिलेटेड। इनोक्यूलेशन मीन्स इंजेक्शन देने का प्रोसेस है, जिसको प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ पे ऐसा है, क्यों प्रैक्टिस, सीईडी वाला तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस जो होता है वो एक नाउन होता है, और नाउन की कोई फॉर्म्स नहीं होती, फॉर्म्स वर्ब की होती है, तो प्रैक्टिस की फॉर्म्स होती है। तो ये एक इंजेक्शन का प्रोसेस है जिसको इंडिया, चाइना, ओटोमैन एम्पायर, लाइबेरिया सब में प्रैक्टिस किया जाता था। इसमें क्या करते हैं हम, स्क्रेपिंग्स को मतलब या फिर पुस्ट्यूल्स को कनेक्ट करते हैं स्मॉल पॉक्स विक्टिम्स। तो मतलब जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स हो रखा है, बीमारी हो रखी है, उनका हम सैंपल लेते हैं, या उनका किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्टेड सैंपल लेते हैं, मतलब जहां पे वो बैक्टीरिया हो, और फिर उसको क्या करते हैं, उस इन्फेक्टिव मटेरियल को हम किसी और को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसके अंदर वो इंजेक्ट कर देते हैं, एक छोटा सा कट लगा देते हैं, या फिर क्या करते हैं एक पाउडर्ड प्रिपरेशन बना देते हैं, उसका एक पाउडर सा बना देते हैं, और फिर उसको क्या कहते हैं कि भाई तुम ले लो उसको। तो एक तरीके से ऐसे करते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट के नाम है। स्नॉटिंग का मतलब क्या होता है कि भाई वो उसको अंदर से सूंघ ले, जिससे कि वो बैक्टीरिया उसके अंदर चला जाए, जिससे कि हल्की फुल्की सी सामने वाले को बीमारी हो जाए, जिससे कि उसकी जो इम्यूनिटी है वो बन जाए। जब पहली बार वैक्सीन बनी थी तो इंग्लिश फिजिशियन जो थे उन्होंने भी इसी आइडिया को यूज किया था। पैसेज समझ में आया? तो इनो वेरियोलेशन में क्या हुआ, जिसको बीमारी है उसी इंसान का एक सैंपल लिया, या फिर उसका सैंपल लेके कुछ पाउडर जैसा बनाया, दूसरे इंसान को सुंघा दिया, या फिर उसको इंजेक्ट कर दिया, जिससे कि उसके अंदर वो जर्म चला जाए, अंदर बैक्टीरिया जर्म जाएगा तो उसकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होगी और वो उस बीमारी से बच जाएगा। तो वैक्सीन भी ऐसे ही बनी थी। तो इस पैसेज के हिसाब से जो इतना पुराना मेथड है इम्यूनिटी को बनाने का वेरियोलेशन के थ्रू, इसको आप कैसे कंक्लूड कर सकते हो? वेरियोलेशन जो है सेफेस्ट वे है, सेफ है या नहीं ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं है, अनसेफ है या नहीं, सेफ है या नहीं ऐसा कहीं मेंशन ही नहीं है, तो अनसेफ सेफ तो हम कह ही नहीं सकते। वेरियोलेशन की वजह से आजकल की वैक्सीन बनी है उन बीमारियों के लिए भी जो मेडिसिन से क्योर नहीं होती है, लिखा हुआ था फर्स्ट मॉडर्न वैक्सीन को बनाने में भी इसी आइडिया का यूज किया गया था। चलो टिक लगाया छोटा सा। वेरियोलेशन का वैक्सीनेशन से कोई रिश्ता ही नहीं है, नहीं भी रिश्ता तो है, तो ये भी आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर सी। समझ आया? ये तो इजी था। तो बेसिकली पैसेज में क्या लिखा हुआ था कि वेरियोलेशन से वैक्सीन बनी, इसी आइडिया से वैक्सीन बनी थी। क्वेश्चन में भी वही लिखा हुआ था कि आजकल की वैक्सीन वेरियोलेशन की वजह से ही बनी। सेफ था अनसेफ था ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था, अनरिलेटेड ही गलत लिखा हुआ था। चल अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको करने में। चलो पहले खुद से ट्राई करो, नहीं होगा मैं समझाऊंगी। 1.5 मिनट का टाइम है सभी के पास। चलो देखते हैं।
सीईटी को कौन कंडक्ट करेगा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी, जो ऑलरेडी हेल्प्स मीन्स लीड करती है, कंडक्ट करवाती है टेस्ट जेई का और नीट का। ये जो मल्टीपल चॉइस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, हो सकता है इसके अंदर एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें आप लैंग्वेज स्किल्स कैसी है, आपकी इंग्लिश कैसी है, बेसिकली आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी कैसी है, आप नंबर्स में कैसे हो, ये सब चेक होगा। और फिर एक दूसरा सब्जेक्ट वाला टेस्ट होगा, जो इवेलुएट करेगा, जांच करेगा, असेस मींस इवेलुएट करेगा किस चीज को, आपकी डोमेन नॉलेज को, कि आपको उस सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है जिसके लिए आप एग्जाम दे रहे हो। क्रिटिक्स जो है, जो बुराई करते हैं, जो सीईटी के खिलाफ हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो बिल्कुल सही है कि वो पूछ रहे हैं कि एक सेंट्रली सेट पेपर, एक पेपर जो सेंट्रली सेट होगा, वो कैसे सही होगा उन बच्चों के लिए जो अलग अलग, डाइवर्स मीन्स अलग अलग, जो अलग अलग एरियाज से हैं, जिनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग अलग है, जो अलग अलग सोसाइटी से हैं, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो एक ही पेपर उन सबके लिए सही कैसे होगा, ये क्रिटिक्स पूछे। चलो पैसेज समझ लिया। इनमें से कौन कौन से अजम्पशंस हैं? अजम्पशंस का मीनिंग क्या है? ऑथर ने मान लिया है इस बात को। लो मान लिया है प्यार नहीं तुमको, सॉन्ग था ना, मतलब ये सिंगर का अजम्पशन है कि हमने मान लिया चलो कि तुम हमसे प्यार नहीं करते। तो ऑथर यही पूछ रहे हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट अजम्पशन है कि सीईटी किस चीज को लेके, कि सीईटी नेशनल, इसको लिख देना अजम्पशंस रिगार्डिंग द टॉपिक, इस टॉपिक को लेके, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, रिगार्डिंग द टॉपिक, इस टॉपिक को लेके कि सीईटी जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाएगी, इसमें लेके ऑथर ने बोला कि सरकार ने क्या अज्यूम कर लिया। चलो मुझे आप ही लोग बताओ क्या अज्यूम किया इस पैसेज के हिसाब से। आराम से बता दोगे आंसर, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ज्यादातर स्कूल्स जो है इंडिया में, उनका सिमिलर लर्निंग क्रेडेंशियल्स है। सरकार ने बोला कि सबको एक ही पेपर से जांचेंगे, तो इसके पीछे अजम्पशन क्या छुपा हुआ है बताओ? सरकार ने बोला सबको एक ही पेपर देके एग्जाम क्लियर करना है, तो इसके पीछे का अजम्पशन क्या है? इसके पीछे का अजम्पशन है कि सरकार को लगता है सबने पढ़ाई एक जैसी की हुई है। क्या समझ में आ रहा है? ये अजम्पशन है सरकार का कि सबकी पढ़ाई एक जैसी है, इसलिए सबको एक जैसा पेपर दिया जाए। क्या ये बात समझ में आई? थोड़ा सा और गहराई में जाना पड़ेगा, थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स अब लगना शुरू हो जाएंगी। पहले मुझे बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर मैं आपको बोलूं कि जितने भी करोड़ों इंडियंस हैं उन सबको एक ही पेपर देना है, तो इसका मतलब क्या है? सबको सेम लेवल पे समझा जा रहा है, तभी सबके लिए सिर्फ एक ही पेपर है। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई सभी को? चलो ये तो अजम्पशन है, अगला देखते हैं। एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो है नेसेसरी स्किल्स हैं जो कैंडिडेट के अंदर होनी ही होनी चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए। क्या इस पैसेज में ऑथर का अजम्पशन ये है कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग नेसेसरी स्किल्स हैं जो एक टेस्ट बच्चे के अंदर होनी ही होनी चाहिए? रीजनिंग स्किल्स के बारे में तो ऑथर ने बात ही नहीं करी थी। ऑथर ने ये बोला कि भाई इंग्लिश को चेक करेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा इंग्लिश को चेक करने के लिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी को चेक करने के लिए, रीजनिंग चेक होगी, ये कहाँ बोला है? ये इसके बारे में तो कोई टॉपिक ही नहीं आया कि रीजनिंग चेक होगी। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। एप्टीट्यूड का तो बोला था ऑथर ने कि इस टेस्ट में एप्टीट्यूड होगा और एक दूसरा सब्जेक्ट टेस्ट होगा, ये होगा। और ऑथर ने ऐसा भी नहीं बोला कि ये जरूरी है कि होना ही होना चाहिए। ऑथर ने तो बताया कि सीईटी के एग्जाम में क्या होगा। और एक इजी तरीका ये था कि रीजनिंग के बारे में तो ऑथर ने कुछ बोला ही नहीं था। चलो जेई और नीट एग्जाम्स चैलेंजिंग एग्जाम्स होते हैं, ऐसा भी ऑथर ने कहीं नहीं बोला भाई कि जेई और नीट एग्जाम्स बहुत चैलेंजिंग एग्जाम्स हैं, बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बहुत कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ऐसा तो कोई अजम्पशन नहीं था ऑथर का। तो ये भी नहीं होता। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ओनली फर्स्ट, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट आंसर है। एक बार फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था।
मैंने एक पैसेज दिया, थोड़ा सा डिफरेंट पैसेज दिया, उसमें बोला कि कोई एक बंदा है जिसका नाम है ढोलू। ध्यान से समझना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ढोलू के 10 बच्चे। ढोलू ने डिसाइड किया कि वो इन 10 बच्चों को का एक पेपर लेगा और उसके हिसाब से अपने बच्चों को प्यार करेगा। तो ढोलू ने क्या डिसाइड किया कि वो एक पेपर लेगा और उसके हिसाब से बच्चों को डिसाइड करेगा। इस पेपर के अंदर वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेगा, जिसमें वो इंग्लिश का टेस्ट लेगा, हो सकता है नंबर्स का टेस्ट ले ले और एटसेट्रा। और एक वो क्या करेगा, एक सब्जेक्ट का टेस्ट और लेगा। ढोलू की वाइफ ने बोला कि तुम गलत कर रहे हो। ढोलू की वाइफ ने क्या बोला कि तुम गलत कर रहे हो, तुम सारे बच्चों को सेम लेवल पे कैसे समझ सकते हो? कोई बच्चा मेरा 2 साल का है, कोई बच्चा मेरा 10 साल का है, कोई बच्चा मेरा 15 साल का है, कोई बच्चा मेरा 20 साल का है, तुम सबको ही सेम पेपर कैसे दे सकते हो? ढोलू की बीवी ने ये बोला। चल, अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि इनमें से कौन कौन से अजम्पशन सही है। पहली बात, पहला अजम्पशन कि ढोलू ने मान लिया कि उसके सारे बच्चे सेम लेवल के हैं। ढोलू ने ये माना है कि उसके सारे बच्चे सेम लेवल के, तभी वो सबको सेम पेपर दे रहे हैं। दूसरा अजम्पशन दूसरा अजम्पशन ये है कि रीजनिंग और एप्टीट्यूड दोनों जरूरी है ढोलू का पेपर क्लियर करने के लिए। रीजनिंग और एप्टीट्यूड दोनों जरूरी है। तीसरा, अच्छा, इस पैसेज में एक बात और लिखी हुई थी कि ढोलू ने अपने पड़ोसी के यहाँ भी एक पैसा ही पेपर कंडक्ट करवाया था, जिस पेपर का नाम था कैट। मान लो। तीसरा अजम्पशन है कि कैट सबसे डिफिकल्ट पेपर है। आप समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। बताओ क्या अजम्पशंस थे? बहुत आसानी से समझ। अजम्पशन सिर्फ यही था कि ढोलू ने सबके लिए एक ही पेपर सेट किया है, तो इसका मतलब ढोलू ये सोचता है कि बच्चे सारे सेम लेवल के हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही अजम्पशन था, एंड दैट वाज ओनली वन। नाउ इज इट क्लियर एवरीवन? तो इस तरह की चीजें सोचनी पड़ती हैं ऐसा क्वेश्चंस करते समय, इसलिए क्वेश्चंस प्री में नहीं आते क्योंकि प्री में टाइम कम होता है। ये क्वेश्चंस आते हैं आपके मेंस में, क्योंकि मेंस में टाइम की कोई कमी नहीं होती। पता है इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर क्यों देते हैं? इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर इसलिए देते हैं कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप कोई जॉब कर रहे होगे, आप बैंक में होगे या कहीं ऑफिसर पोस्ट पे होंगे, तो क्या आपके अंदर वो स्किल्स हैं कि आप समझ पाओ कि क्या सही है क्या गलत है। इस तरह की स्किल्स को चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। एक बच्चे का डाउट क्या, मैम एटसेट्रा लिखा हुआ है, तो हमने समझ लिया एटसेट्रा के अंदर रीजनिंग आ जाएगा। इसको बोलते हैं बायस्डनेस। ये जो आपने गलती करी, कौन सी गलती करी? बायसनेस की। क्यों? क्योंकि आपको पता है सीईटी में रीजनिंग तो आएगा। आपने अपने मन के अंदर एक स्टीरियोटाइप बिठाया हुआ था कि सीईटी में रीजनिंग तो आएगा, यहाँ पे एटसेट्रा लिखा हुआ है तो उसको रीजनिंग मान लेते हैं, तो उस हिसाब से रीजनिंग हो गया, तो ये आंसर हो गया। नहीं, बायसनेस कभी भी नहीं। कभी भी प्री कंसीव्ड नोशंस मीन्स अपनी फैक्चुअल नॉलेज को कभी भी पैसेज में नहीं अप्लाई करते। क्लियर? चलो अगला, अब इससे भी एक और प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इसको बोलते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। आपको एक कोर्स ऑफ एक्शन दिया हुआ है, आपको 3 सिचुएशंस दी हुई है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि ये एक्शन किन किन सिचुएशंस की वजह से हो सकता है लिया हो। पहले बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? ये एक्शन किस सिचुएशन की वजह से लिया गया हो। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए पहले एक अलग तरीके का क्वेश्चन समझते हैं। मैंने बोला आई एंडेड द सेशन
एट 12 PM। मैंने 12 बजे सेशन एंड कर दिया, ये मैंने एक्शन लिया। अब ऐसी कौन सी सिचुएशन बनी होगी जिसकी वजह से मैंने ये एक्शन लिया होगा? मैंने आपको 3 सिचुएशंस दी, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3। सिचुएशन 1 में मैंने लिखा आई हैड अ लॉट ऑफ फ्री टाइम। दूसरा, और ये एक और, इट वॉज, मैंने ये और लिख दिया था टू अर्ली, बहुत जल्दी था, मैंने सेशन 8-12 बजे खत्म कर दिया। सिचुएशन 1, आई हैड अ लॉट ऑफ फ्री टाइम। सिचुएशन 2, आई हैड एन अर्जेंट वर्क टू डू। सिचुएशन 3, my cousins are very hardworking। बताओ क्या आंसर लग रहा है? नहीं, अपनी अपनी बायस्डनेस नहीं यूज करनी है, प्री कंसीव नोशंस नहीं यूज करने। मैम ईश्वी रो रही होगी। नहीं, जो सिचुएशन दी हुई है उसी में से आंसर दे। आई हैड अ लॉट ऑफ फ्री टाइम, ये तो उल्टा दिया हुआ है, फ्री टाइम था तो सेशन लंबा होना चाहिए था। आई हैड एन अर्जेंट वर्क टू डू, सही है, इसकी वजह से सेशन 12 बजे एंड हो गया। माई कजन्स आर हार्ड वर्किंग, रिलेटेड नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? सेकेंड। कोई परेशानी? चलो, अब ये समझ में आ गया, अब इसको करो। सभी के पास 1.5 मिनट का टाइम, ट्राई इट आउट और मुझे आंसर बताओ। मैम कहां से आते हैं ऐसे क्वेश्चंस? चलिए देखते हैं कितने लोगों का आंसर ठीक हुआ। रिपील, रिपील मीन्स हटा देना, किसी चीज को रिपील कर दिया मीन्स हटा दिया। तो आर्म्ड फोर्सेस को जो स्पेशल पावर दी गई थी उसको हटा दिया, और ये जो है सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा, लोगों को अच्छा फील करवाने वाला कदम होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती थी नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो ऑथर ने बोला सरकार ने बहुत बढ़िया किया, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया कि आर्म्ड फोर्सेस को जो स्पेशल पावर्स दी गई थी उसको हटा दिया, जो AFSPA लॉ था उसको हटा दिया। चलो, ये जो AFSPA था ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ रहा था, वायलेट कर रहा था, मीन्स तोड़ रहा था, साथ के साथ ह्यूमन राइट्स को भी तोड़ रहा था, साथ के साथ ये जो हकों का जो हक होते हैं वहां के लोकल लोगों के, उसके ऊपर जो UN का डिक्लेरेशन है उसको भी तोड़ रहा था। सही बात है, AFSPA गलत था तो उसको हटा दिया, बिल्कुल सही है। AFSPA गलत था तो उसको हटा दिया। जो AFSPA को लगाया गया था मणिपुर में और नॉर्थ ईस्ट में, इसकी वजह से इतने सारे लोगों को मार दिया गया, बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए रेप के, अरेस्ट के, टॉर्चर के, और एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब जुडिशरी के बाहर जाके न्याय के मतलब न्याय नहीं हुआ, लोगों को मार दिया गया, मतलब ये लॉ गलत था इसलिए हटा दिया गया। चलो, जो आर्म्ड फोर्सेस का जो काम होता है वो कंट्री की बाउंड्रीज को बचाने का होता है कि उनके ऊपर कहीं से अटैक ना हो, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो एक एरिया है जहाँ जिसकी बहुत ज़्यादा, इमेंस मीन्स ह्यूज, जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये जो एरिया है बाउंड्री शेयर करता है 5 कंट्रीज के साथ, जिसमें म्यांमार भी आता है, चाइना भी आता है। ये लॉ को हटाना या लॉ के बारे में तो कोई बात ही नहीं करी। आंसर इज व्हाट? बोथ 1 and 1 और 2 दोनों के दोनों सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से ये एक्शन लिया गया। सिंपल सी बात थी, किसी लॉ को हटाया गया है
तो सिचुएशन कैसी बनी होगी कि वो लॉ कुछ गलत कर रहा होगा। अगर आप किसी को हटा रहे हो तो सिचुएशन क्या होगी, सिचुएशन में उस लॉ के बारे में कुछ गलत बात होनी चाहिए। सिचुएशन जो है उस लॉ को लेके कैसी टोन की होनी चाहिए, उस लॉ को लेके सिचुएशन जो है आपकी नेगेटिव टोन की होनी चाहिए। तो इन दोनों में ही सिचुएशन नेगेटिव टोन की थी उस लॉ को लेके, इसलिए आंसर क्या हुआ, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। समझ आया सभी को? रिपील का मतलब होता है हटा देना, रिपील। एब्रोगेट, रेस्काइंड, नलीफाई, रिवोक, इन सब का मीनिंग क्या होता है, सबका मीनिंग होता है किसी चीज को रिमूव कर देना, कैंसिल कर देना, रिमूव कर देना, हटा देना। कोई परेशानी? आगे बढ़े। अच्छा, कुछ बच्चे अभी वर्ड मैचिंग तो नहीं कर रहे थे मैम, यहाँ पे कहीं पे भी नॉर्थ ईस्ट नहीं लिखा हुआ, या यहाँ पे कहीं पे भी नॉर्थ ईस्ट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे मणिपुर लिखा हुआ है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है, बट जबकि पैसेज में कहीं भी मणिपुर नहीं लिखा हुआ। वर्ड मैचिंग से काम नहीं चलता इन वाले क्वेश्चंस में। इन वाले क्वेश्चंस में ओवरऑल इसेंस समझना होता है, ओवरऑल टोन समझनी होती है, ओवरऑल मीनिंग समझना होता है। ये लॉ लगा था, इसकी वजह से इतनी सारी दिक्कतें हो गई थी। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है, एक तरीके से वॉर से रिलेटेड। तो ये जो लॉ लगा था, इम्पोजिशन मीन्स लागू होना, इसकी वजह से इतने सारे लोगों की मौत हो गई थी, इसकी वजह से इतने सारे रेप हुए थे, अरेस्ट हुए थे, टॉर्चर हुए थे। तो इसका मतलब लॉ को लेके नेगेटिव टोन है। चलो अगला, फिर से वही है, सिचुएशन दी हुई है, अब आपको बताना है उस सिचुएशन, उसका उल्टा है। अभी क्या था, सिचुएशन का रिजल्ट बताना था, रिजल्ट की सिचुएशन बतानी थी, सॉरी रिजल्ट दिया हुआ था, रिजल्ट की सिचुएशन बतानी थी, कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है। अब क्या दिया है, सिचुएशन दी हुई है, उसका रीजन बताना है कि वो सिचुएशन हुई तो हुई क्यों। इसी का अगला पैटर्न, तो एक पैसेज दिया हुआ है, आपको बताना है कि इस पैसेज के अंदर जो हुआ उसका क्या क्या कारण हो सकता है। चलिए करेंगे ट्राई। इस पैसेज के अंदर जो जो हुआ है उसका क्या क्या कारण हो सकता है, ये ऑथर पूछ रहे हैं। हर तरह की लॉजिक लगा दो कि क्या क्या कारण हो सकता है, हर तरह का लॉजिक लगाओ। थोड़ा और सोचो, जो बच्चे ए आंसर दे रहे हैं थोड़ा सा और सोचो, ए इज नॉट द आंसर। पहली नजर में, पहली नजर का एक वर्ड होता है, एट फर्स्ट साइट बोलते हैं प्राइमा फेसी, ये एक फॉरेन वर्ड होता है। प्राइमा फेसी मीन्स पहली नजर में। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान की, वो किसी भी गांव वाली डिस्ट्रिक्ट जैसी लगती है। सोसाइटी वहां पे पेट्रियार्कियल है, पेट्रियार्कियल मीन्स मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मेल को या बॉयज को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, प्रेफरेंस वहां पे दी जाती है मेल चिल्ड्रन। जो ओल्डर पॉपुलेशन है, जो बूढ़े लोग हैं, वो ज्यादातर एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं,
और जो यंग पॉपुलेशन है वहां की, वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि उसको अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए उस डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन एक फर्क है, फर्क क्या है कि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड सेक्स रेशियो तो बहुत नीचे जा चुका है, मतलब फीमेल्स बहुत कम है, मेल्स बहुत ज्यादा है। लेकिन जो फीमेल लिटरेसी इंडिकेटर्स हैं कि फीमेल को कितनी एजुकेशन मिली है, वो बहुत ज्यादा है। फीमेल्स बहुत कम है लेकिन एजुकेटेड है। इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत अच्छा काम कर रही है लड़कियों की एजुकेशन में। हालांकि अभी ये लैग कर रही है, मतलब पीछे है कर्बिंग मीन्स रोकने में, फीमेल फिटिसाइड मीन्स मारना। तो जो फीमेल फिटिसाइड होता है कि जो इसको क्या बोलते हैं, फीटस के अंदर ही, कोख के अंदर ही लड़कियों को जो मार दिया जाता है उसको बोलते हैं फीमेल फिटिसाइड। तो उसको रोकने में अभी ये जो डिस्ट्रिक्ट है बहुत पीछे है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जिसकी वजह से या जो रीजन होंगे इस कंडीशन का। झुंझुनू में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कहता है कि लड़कियों को पढ़ाओ और लड़कियों को सशक्त बनाओ। कहने से फर्स्ट तो बिल्कुल सही रीजन है, हो सकता है ये कारण हो, इट कैन बी अ रीजन जिसकी वजह से विमेन एजुकेशन बहुत आगे है वहां पे। तो झुंझुनू में एक सेक्ट है, एक ग्रुप है जिसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, जो कहता है कि लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को एम्पावर करो। तो दिस कैन बी अ रीजन। चलो, स्टेट गवर्नमेंट ने हो सकता है वहां ऑर्डर किया हो। अच्छा, मैं बार बार हो सकता है क्यों बोल रही हूँ, क्यों, क्योंकि हमें बताना है पॉसिबल रीजंस। पॉसिबल रीजंस का मतलब क्या है, कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो हमें उस लेवल पे सोचना है कि क्या क्या हो सकता है। तो हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया हो कि जिनके सिर्फ 2 या 2 से कम बच्चे हैं उन्हीं को जॉब मिलेगी, इसी वजह से फीमेल फिटिसाइड हो रहा हो वहां पे। क्या ये रीजन हो सकता है कि जिनके 2 बच्चे हैं, 2 से कम बच्चे हैं, उन्हीं को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, इस वजह से लोग टेस्टिंग करवाते हो और अगर फीमेल के बारे में पता लगता हो उसको मार देते हो, फीमेल फिटिसाइड को रोक नहीं पा रही। कैन दिस बी अ रीजन। हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। चलो, देयर इज अ हायर परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, वहां गांव के लोग ज्यादा हैं झुंझुनू में एज कंपेयर टू अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन से ज्यादा गांव के लोग हैं। तो ऑथर ने गांव के लोगों के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं बोला कि गांव में ऐसा होता है या गांव के लोग ऐसे होते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो इसमें तो हम कोई भी रीजन नहीं निकाल पा रहे कि गांव के लोग ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है, ये तो नहीं हो सकता। अब कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा भावना लगा दी होगी कि मैम हो सकता है गांव के लोग हैं, तो अपनी भावना लगाई होगी, गांव के लोगों की सोच थोड़ी सी हो सकता है कि पेट्रियार्कल हो, तो इस वजह से वहां पे पेट्रियार्की है। तो यहाँ पे आप बायस्ड हो गए। अगर किसी बच्चे ने ऐसी सोच लगाई है कि गांव के लोग पेट्रियार्कल होते हैं, तो यहाँ पे आप क्या हो, बायस्ड हो। बायस्ड मीन्स आपने अपनी भावना लगाई है, आप पार्शियल हो गए। आपने क्या यूज किया, प्री कंसीव्ड नोशन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे, प्री कंसीव्ड नोशन। प्री कंसीव्ड नोशन का मतलब क्या है कि आपके मन में एक बात थी जो कि पैसिव से इसका कोई लेना देना नहीं था, आपने उस मन की बात को यूज कर लिया। तो समझ में आया, थर्ड आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड वाला नहीं समझ आया। देखो, सेकेंड में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किया होगा कि जिनके 2 बच्चे हैं, 2 से कम बच्चे हैं, उन्हीं को स्टेट गवर्नमेंट में जॉब मिलेगी। अब बताओ, अगर जिसके 2 बच्चे हैं, 2 से कम बच्चे हैं, उसी को स्टेट गवर्नमेंट में जॉब मिलेगी, तो क्या हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है, क्या ये रीजन हो सकता है कि विमेन की वहां पे फीटिसाइड हो रहा हो। खुद से सोच के बताओ, अपने आप आंसर मिलेगा। कोई स्टेट में लोग रह रहे हैं और उस स्टेट का लॉ है कि जिसके 2 बच्चे होंगे या 2 से कम बच्चे होंगे उनको ही जॉब मिलेगी, तो क्या इसकी वजह से लोग फीटिसाइड कर रहे होंगे, लोग जो हैं अपने गर्भ के अंदर बच्चे को मार रहे होंगे। खुद ही समझ में आया, खुद ही आंसर मिलेगा। बताओ, क्या ये रीजन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है भाई, 2 ही बच्चे करने हैं, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं करने। पहला बच्चा लड़की हो गई, दूसरा बच्चा भी लड़की हो गई और 2 ही बच्चे कर सकते हैं, तो क्या होगा, फीटिसाइड हो जाएगा। लोगों की सोच ऐसी बन जाएगी। हाँ, जो बच्चे कह रहे हैं फीमेल फीटिसाइड ही क्यों,
दो ही बच्चे करने हैं, पहली बच्ची भी लड़की हो गई, दूसरी बच्ची भी लड़की हो गई। अगर बॉय हो गया तो नहीं होगा फीटिसाइड, लेकिन अगर लड़की हो गई तो फीटिसाइड हो जाएगा। तो ये भी एक रीजन है फीटिसाइड का। दिस ऑल्सो कैन बी अ रीजन ऑफ फीटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड। आपको पॉसिबल रीजंस बताने, मतलब आपको सोचना पड़ेगा, आपको पैसेज में आंसर नहीं मिलेगा, आपको अपनी रीजनिंग, इसीलिए इसको बोल रहे हैं क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल का मीनिंग क्या होता है? क्रिटिकल मीन समथिंग विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दो मीनिंग होते हैं क्रिटिकल के, एक तो होता है नेगेटिव, एक मीनिंग क्या होता है? इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लिकेटेड। तो इसीलिए इसको क्रिटिकल रीजनिंग बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस हद तक सोचना पड़ेगा, उस हद तक जाना पड़ेगा। चलो, तो क्या मैं कह सकती हूं, चलो इसको एक बार एक दूसरे तरीके से और समझते हैं। तो क्या मैं इस पूरे को कह सकती हूं कि पैसेज में बेसिकली दो बातें की गई थी। पहली बात, इसे यहां पे लिख लेते हैं, पैसेज में दो बातें की गई थी। पहली बात की गई थी कि वहां एजुकेशन का रेशो ज्यादा है। दूसरी बात की गई थी कि वहां पे गर्ल्स का नंबर कम है। तो दोनों ही बातों के रीजन दे रखे थे। पहले में दिया हुआ था रीजन कि एजुकेशन का नंबर ज्यादा क्यों है, तो एजुकेशन का नंबर ज्यादा इसलिए है क्योंकि वहां पे वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट किया जाता है। दूसरा, वहां गर्ल्स का नंबर कम क्यों है या फीटिसाइड क्यों होता है, उसका कारण ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली है कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, और वहां के लोग जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी को है, वहां के लोग जो है मेल डोमिनेट सोसाइटी के मेल चाइल्ड को प्रेफर ज्यादा करते हैं, इसलिए गर्ल्स का नंबर वहां पे कम है। क्या समझ में आ रहा है? दोनों ही कारण थे, दोनों ही बातों के। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली 1 एंड 2। चलो अगला क्वेश्चन। जो मैथ्स की क्लास है, चलिए तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। क्रिटिकल रीजनिंग की आज पहली क्लास हुई है, बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगी होगी, बट डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल भी परेशान मत होना। मैं आपको क्रिटिकल रीजनिंग के बहुत सारी क्वेश्चंस करवाऊंगी। हर वो पैटर्न जो एग्जाम में आता है, जिसके चांसेस हैं, जो आ सकता है, मैं सारे करवाऊंगी। तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, बस क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करते रहना। इससे ना आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट भी बहुत इंप्रूव होगा। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो 50 to 60% होता है एग्जामिनेशन का, वो वाला पार्ट भी बहुत इंप्रूव होगा एक क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन कर करके। एक मुझे फीडबैक जरूर दे देना आज के क्वेश्चंस कैसे लगे, मजा आया नहीं आया मजा क्लास में। सभी लोग मुझे फीडबैक जरूर 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 देंगे, क्योंकि आपके फीडबैक की वजह से ही आज मैं परफेक्शन बैच को इस लेवल का बना पाई हूँ, आपको कंटेंट इस लेवल का दे पाई हूँ, क्योंकि आपके फीडबैक से मैं लगातार मोटिवेट होती हूँ। तो सभी लोग फीडबैक जरूर 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 देंगे मुझे, ठीक है। चलिए, ये सभी का होमवर्क क्वेश्चन है। आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। और एक क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछती हूँ, आर यू गिविंग योर 100% योर प्रिपरेशन, येस और नो? अगर हाँ है, बहुत खुशी की बात है, बस इसी रास्ते पे चलते रहो, सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन का आंसर ना है, तो रेड सिग्नल है। करना क्या है? खाली बैठना है, 10 मिनट बिल्कुल शांत बैठना है, अपने सारे पॉइंट्स को, रीजंस को कि 100% क्यों नहीं दे पा रहे, उसको नोट डाउन करना है। नोट डाउन कर लोगे एक बार तो दिमाग अपने आप काम करेगा उसको हटाने का, बट एक बार नोट डाउन जरूर करने की क्या क्या कारण है जिसकी वजह से आप 100% नहीं दे पा रहे। थैंक यू एवरीवन।